नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। साथियों, मिडाइवल हिस्ट्री वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सैयद वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह सल्तनत छोड़कर 1447 ईस्वी में बदायूं चला गया, जिससे सल्तनत की सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई और पूरी सल्तनत में अराजकता फैल गई। इसलिए दिल्ली के अमीरों तथा उलेमाओं ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभालने के लिए एक अफगानी शासक बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी का राज्याभिषेक हुआ और दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना हुई। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोदी वंश के सभी शासकों तथा प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। इसने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोदी वंश में सिर्फ 3 शासक हुए, जिसमें पहला संस्थापक बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी और तीसरा तथा अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आइए सभी शासकों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक बना और 1489 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोदी सल्तनत में अराजकता और विद्रोह की परिस्थिति में दिल्ली का शासक बना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना था। इसने बहलोली सिक्का चलाया, जो कि चांदी का सिक्का था। यह सिक्का मुगल वंश के शासक अकबर से पहले तक काफी प्रचलन में रहा। 1487 ईस्वी में बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर अभियान किया, जिसमें उसने ग्वालियर के शासक रायकर्ण कीर्तिदेव को पराजित किया। ग्वालियर अभियान ही उसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर अभियान से वापस लौटते समय ही वह बीमार हो गया और 1489 ईस्वी में दिल्ली आते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। उनमें से तीसरा पुत्र का नाम था निजाम खां। निजाम खां ही सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर 1489 ईस्वी में बैठा। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और फिर उसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी इसलिए बनाया ताकि वह राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों को रोक सके। सिकंदर लोदी ने कृषि में विकास के लिए भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना भी चलाया। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया, जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा गया। सिकंदर लोदी फारसी भाषा का जानकार था और साहित्य में भी उसे रुचि थी। इसलिए सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ, जिसमें से एक प्रमुख है आयुर्वेद पर औषधि की पुस्तक को फरहंग-ए-सिकंदरी नाम दिया गया। सिकंदर लोदी ने कई प्रचलित कुप्रथाओं को बंद करवाया, जिसमें से उसने ताजिया निकालने की प्रथा को बंद करवाया और महिलाओं को पीर दरगाह पर जाने से भी प्रतिबंधित कर दिया। उसने हिंदुओं के साथ भी असहिष्णु नीति अपनाई और यमुना नदी में हिंदुओं के स्नान करने पर रोक लगाई और साथ ही वहां श्राद्ध क्रम पर भी रोक लगा दिया। उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए बांट दिया। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे। पहला था इब्राहिम लोदी और दूसरा था जलाल खां। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु गले के कैंसर के कारण हुई थी, जिसके बाद उसके बड़े पुत्र इब्राहिम लोदी को दिल्ली की सत्ता दी गई और छोटे पुत्र जलाल खां को जौनपुर का क्षेत्र दिया गया। 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद पुनः इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु पुनः वह राजपूतों से पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी से उसकी प्रजा, खास करके अमीर वर्ग के लोग, उलेमा वर्ग तथा धर्मगुरु खुश नहीं थे
इसका कारण था कि इब्राहिम लोदी ने अपने छोटे भाई जलाल खां के क्षेत्र जौनपुर को भी अपनी सत्ता में मिलाने के लिए उसे बंदी बनाया और बाद में उसकी जहर देकर हत्या करवा दी। इब्राहिम लोदी ने अपने सरदारों को कुचलकर अपनी सत्ता दृढ़ करना चाहा। उसने अपने पिता के समय के भरोसेमंद सरदारों पर भी विश्वास नहीं किया और उसे या तो बंदी बना लिया या फिर उसकी हत्या करवा दी। इब्राहिम लोदी के इसी उदंड व्यवहार के कारण दिल्ली के अमीर और उलेमा वर्ग के लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इसलिए कुछ उलेमा वर्ग के लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया कि दिल्ली पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी की सत्ता को समाप्त करे और एक नए शासन की शुरुआत करे। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां थे और पंजाब के शासक दौलत खां थे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र सल्तनतकालीन शासक इब्राहिम लोदी ही था। इब्राहिम लोदी वंश के साथ ही सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध की दृष्टि से एक क्रांतिक युद्ध था। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले अत्यंत छोटी थी, परंतु सही युद्ध नीति के कारण बाबर यह युद्ध आसानी से जीत लिया। बाबर की इस जीत का प्रमुख कारण था कि बाबर द्वारा तोप का प्रथम प्रयोग, इससे पहले कभी भी तोप का प्रयोग नहीं किया गया था। बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया। बाबर ने तुगलमा पद्धति की युद्ध नीति द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। बाबर ने इस युद्ध में जिस तोप का प्रयोग किया, उन्हें चलाने वाले तोपची थे उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा। इब्राहिम लोदी की सेना बल के सामने बाबर की सेना काफ़ी छोटी थी, परंतु फिर भी इन सटीक युद्ध नीतियों के कारण ही बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को आसानी से पराजित कर दिया। साथियों, इस वीडियो के साथ ही सल्तनत वंश का वीडियो समाप्त होता है। अब इसके आगे के वीडियो से हम दक्षिण भारत के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में हुई थी। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।